हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा आओ पढ़े चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर रखी है रीड की तैयारी और जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी में यूनिट सेकंड अधिगम एवं अभिप्रेरणा का पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं। साथ ही साथ अब हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3 जिसमें है अधिगम और सीखने के सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन 100% आते हैं और एक ही नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए बहुत ही आराम से बहुत अच्छे से इन सिद्धांत को याद करने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिद्धांत कंफ्यूजिंग तो है ही है, साथ ही साथ में एक बार याद करने के बाद ऐसा लगता है कि याद हो गए हैं, लेकिन फिर अगर आप इनको ठीक ढंग से रिवाइज़ नहीं करेंगे तो ये वापस से हम लोग भूल जाएंगे, तो इसलिए इनका रिविज़न बहुत अच्छे से ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अधिगम सीखने के सिद्धांत। किसी भी चीज़ को लर्निंग या लर्न करने के लिए सिद्धांत जो दिए हैं उनमें 2 सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से फर्स्ट है व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा होता है संज्ञानवादी सिद्धांत। देखिए फ्रेंड्स, व्यवहारवादी सिद्धांत क्या होता है? संबंधवादी सिद्धांत, इसको हम लोग बोलते हैं संबंधवादी सिद्धांत, जो कि संबंध बनाता हो किसी भी जानवर से, प्राणी से। अगर संबंध बना के इस सिद्धांत को हम लोगों ने पढ़ा है, अधिगम की जो स्थिति है उसको समझा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। अब देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत जो है वो किन किन साइंटिस्ट ने दिया? तो सबसे पहले थॉर्नडाइक ने दिया, फिर पावलोव ने, फिर स्किनर और हल व गुथरी। जबकि इनके सभी के जो चारों साइंटिस्ट हैं इनके अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन चारों ने ही व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में बताया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो है संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी सिद्धांत में मस्तिष्क की आंतरिक प्रक्रियाओं को जानना, यानी जो मस्तिष्क होता है उससे ज्ञान से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। आंतरिक स्थिति को जानने के लिए जो है वो संज्ञानवादी सिद्धांत कहलाता है, जैसे कि स्मरण है, संकेतीकरण है, वर्गीकरण है, समस्या समाधान है, सृजन है, कल्पना है, स्वप्न है आदि। ये सब क्या है? विचार विमर्श करने की बातें हैं या फिर सोचने विचारने की बातें हैं, तो ये सब आते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत। संज्ञानात्मक सिद्धांत गेस्टाल्ट संप्रदाय व संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से प्रभावित मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इसका मतलब है कि संज्ञानवादी सिद्धांत जो है वो गेस्टाल्ट संप्रदाय जो होता है उसके द्वारा ये क्या किया गया है? प्रस्तुत किया गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं? देखिए, अंतर्दृष्टि अधिगम, टॉलमैन, लेविन, गैने व बंडूरा के सिद्धांत जो है वो सब किस में आते हैं? संज्ञानवादी सिद्धांत में आते हैं। जबकि थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर और गुथरी जो हैं वो आते हैं आपके व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत। अब नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, संबंधवादी सिद्धांत मनोविज्ञान की व्यवहारिक संप्रदाय संज्ञानात्मक सिद्धांत गेस्टाल्ट संप्रदाय से प्रभावित है। यानी जो संबंधवादी सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत गेस्टाल्ट संप्रदाय से क्या है? प्रभावित है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, व्यवहारवादी सिद्धांत में हम लोग स्टडी करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम। जो थॉर्नडाइक सिद्धांत था वो अलग था और उन्होंने सीखने के कुछ नियम बताए थे। सबसे पहले थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने 1874 से लेकर के 1939 तक जो है उन्होंने अपने मुख्य नियम के बारे में बताया था और ये तब तक उन्होंने काम किया था। देखिए, बिल्ली और मछली पर इन्होंने प्रयोग किए थे और जो थॉर्नडाइक है उन्होंने 2 टाइप से अपने नियम को समझाया था। तो सबसे पहला था मुख्य नियम और दूसरा जो था वो था गौण नियम। तो पहला जो है मुख्य नियम की बात करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि थॉर्नडाइक जो हैं उनके मुख्य नियम कितने प्रकार के हैं या गौण नियम जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो ये आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले मुख्य नियम में आता है तत्परता का नियम। तत्परता का मतलब होता है लॉ ऑफ रेडनेस। देखिए, इसमें क्या होता है, भाटिया जो साइंटिस्ट भाटिया हैं उनके अकॉर्डिंग तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना
युद्ध को आधा विजय कर लेना है। देखिए आपकी अभी रीट की परीक्षा चल रही है, तो हम एग्ज़ाम्पल भी ऐसा ही लेते हैं कि अगर आपको रीट जो है क्लियर करने की तत्परता अगर आप में है, तो आपने आधी जंग तो वहीं जीत ली। क्योंकि किसी भी स्थिति में किसी को भी ज़बरदस्ती आप नहीं पढ़ा सकते हैं जब तक आपके मन में वो चीज़ की करने की इच्छा नहीं है। अगर आपको रीट पास करना तो छोड़ो, रीट के एग्ज़ाम देना ही पसंद नहीं है, तो आप 101% रीट कभी पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके मन के अंदर तत्परता है, तो चाहे आपको पूरे दिन में समय बिल्कुल ना मिले, लेकिन फिर भी आप समय निकाल लेंगे पढ़ने के लिए। तो ये भाटिया जी कहते हैं कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तत्परता का संबंध परिपक्वता से होता है। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी। जब तत्परता होती है किसी चीज़ की, तो जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है वैसे वैसे हमारी तत्परता भी बढ़ती है। नेक्स्ट आता है अभ्यास का नियम। देखिए फ्रेंड्स, अभ्यास का नियम है उपयोग व अनुपयोग का नियम। अभ्यास का मतलब होता है हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करने में वो चीज़ गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो इसमें उपयोग व अनुपयोग का नियम जो है वो क्या कहलाता है? अभ्यास का नियम। नेक्स्ट आता है प्रभाव व परिणाम का नियम। जो भी हमने किया है उसका क्या प्रभाव निकला है, क्या परिणाम निकला है। तो संतोष व असंतोष का नियम। क्योंकि कोई भी परिणाम आता है तो उसमें नकारात्मकता भी होती है, साथ ही साथ उसमें धनात्मकता या फिर पॉजिटिविटी भी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें सफलता ही मिले, तो तब हमको असंतोष की स्थिति होगी हमारे मानसिक या मन के अंदर। और अगर हम लोग वो चीज़ क्लियर कर लेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वाशबर्न। जब सीखने का अर्थ, वाशबर्न जो थे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिखा है जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य इच्छा को संतुष्ट करना होता है। वाशबर्न ने बोला है संतुष्ट करना, इच्छा को संतुष्ट करना, तब सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि जब हम मान लीजिए कोरोना चल रहा है, तो कोरोना काल में जब हम हाथ अच्छे से वॉश करते हैं, है ना, अच्छे से वॉश करते हैं हाथ को, और जो हमारा मास्क होता है उसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो हमें क्या होती है, जो हमारी इच्छा थी जीने की, उससे हमें संतुष्टि प्राप्त होती है कि हमें कोरोना नहीं होगा। तो इस तरीके से कोरिलेट करते हुए और इस तरीके से साइंटिस्ट जो हैं आपको याद हो जाएंगे डेफिनेशंस के साथ। नेक्स्ट देखिए, ये तो थे आपके मुख्य नियम थॉर्नडाइक के, जिन्होंने 3 तरीके से दिया था। ये सबसे पहला था आपका तत्परता का नियम, फिर अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो आप ये भी देख सकते हो कि तत्परता से फिर हम लोग क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, और अभ्यास के बाद में क्या आता है, प्रभाव या परिणाम आता है। तो ये तो थे आपके मुख्य नियम। और अब आते हैं थॉर्नडाइक के गौण नियम। गौण नियम में देखिए सबसे पहला आपका आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो बहुप्रतिक्रिया नियम का मतलब है नया कार्य करना सीखते हैं, देखिए इसमें है नया कार्य करना सीखते हैं तो उसके प्रति अनेक क्रियाएं करते हैं। जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अभी अभी जो है स्कूटी चलाना सीखा है, तो स्कूटी चलाने के लिए पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप साइकिल चलाना सीखेंगे, फिर उसके बाद में उसमें बैलेंस सीखेंगे स्कूटी में, फिर उसको धीरे धीरे चलाएंगे, फिर उसके बाद में आप स्पीड पकड़ेंगे। तो इस तरीके से एक चीज़ को सीखने में आपने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं की, तो उनको हम लोग बोलते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट आता है आत्मीकरण का नियम। देखिए आत्मीकरण का नियम क्या होता है, नवीन ज्ञान का आत्मीकरण कर अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। यानी कि जो आपने अभी कोई नई चीज़ सीखी है उसको पुराने से जोड़ करके आप जो है एक स्थायी अंग बना लेते हैं। मान लीजिए आपने जो है साइकोलॉजी में जो बाल विकास है वो बहुत ही थोड़ा पढ़ रखा है, लेकिन अब जब रीट है तो उसमें आप उसको बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से पढ़ रहे हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें आपने पढ़ रखी थी उनका आत्मीकरण करके आपने एक स्थायी ज्ञान का निर्धारण कर लिया है। ठीक है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर आत्मसात कर लेना है, यानी हमारा जो नया ज्ञान है उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ करके आत्मसात, उसके हम क्या कर लेंगे, मिलावट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका मनोवृत्ति का नियम।
देखिए, मनोवृत्ति का नियम में हम लोग देखेंगे, प्राणी मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वह उस कार्य को सीख नहीं पाएगा। यानी आपकी अगर किसी चीज़ को सीखने की इच्छा ही नहीं है, मानसिकता ही नहीं है आपका, तो वो डेफिनेटली कैसे भी नहीं सीख पाएगा। अब इसको सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको अपने ऊपर ले लीजिए कि अगर आपको रीट की तैयारी नहीं करनी है तो कोई आ जाओ, चाहे आप रीट की तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मनोवृत्ति का नियम हो गया, तो बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और मनोवृत्ति का नियम। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम। देखिए, आंशिक क्रिया का नियम है, कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल व सुगम हो जाता है। यानी अगर आप छोटे छोटे भागों को, जैसे हम लोग बहुत अधिगम एवं अभिप्रेरणा बहुत ही बड़ी यूनिट है जिसको एक साथ पढ़ने में बहुत जोर आता है, तो हमने क्या किया है, उसको छोटी छोटी भागों में यानी अंशों में हमने क्या कर लिया, बांट लिया है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी वीडियोज़ को जब आप बार बार देखेंगे तो वो हर एक टॉपिक आपके क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आंशिक क्रिया का नियम होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है सहचार्य परिवर्तन का नियम। पहले कभी की गई क्रिया को उसी समान दूसरी स्थिति में करना हम लोग क्या कहलाते हैं, सहचार्य परिवर्तन का नियम कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल हो सकता है कि आप जब साइकिल चलाना सीख रहे हैं, साइकिल चलाने के बाद में आपको बैलेंसिंग आ जाती है तो फिर स्कूटी चलाना बहुत ही आसान हो जाता है, तो आपने साइकिल को दोहरा लिया है स्कूटी में। तो इस तरीके से जो परिवर्तन किया आपने उसको हम लोग बोलते हैं सहचार्य परिवर्तन का नियम। तो ये थे फ्रेंड्स थॉर्नडाइक के मुख्य नियम और गौण नियम। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। मुख्य नियम जो है वो 3 है, मुख्य नियम जो है वो 3 है और जो गौण नियम है वो क्या है, 5 नियम है। तो मुख्य नियम में कौन कौन से आते हैं, आपकी तत्परता आती है, उसके बाद में अभ्यास आता है और लास्ट जो आता है वो आता है प्रभाव और परिणाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका नेक्स्ट 5 नियम जो हैं वो हैं गौण नियम, जिसमें एक तो आता है आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम और फिर आता है आपका सहचार्य का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और मनोवृत्ति का नियम और आत्मीकरण का नियम। तो इस तरीके से ये 5 नियम हैं। आपको टोटल 7 नियम हैं जो कि मुख्य नियम और गौण नियम में विभाजित हैं। तो आपको ये 7 जो नियम हैं वो लर्न करने हैं। अब नेक्स्ट जो है व्यवहारवादी सिद्धांत थॉर्नडाइक का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपको इस चैप्टर और प्रीवियस चैप्टर के PDF नोट्स चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमें अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर ही पढ़ना है।